हेलो स्टूडेंट्स, ये बीएसटी के थर्ड चैप्टर का फोर्थ वीडियो है और ये फोर्थ टॉपिक भी है। इसके पहले हमने स्टडी किया अबाउट द फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम अपने थर्ड चैप्टर का विच इज मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका फोर्थ टॉपिक पढ़ते हैं इस अपने फोर्थ वीडियो में। और इसका लास्ट वीडियो भी है, लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक जो है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या इसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं, और इसको एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इसको इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, काफी पॉपुलर पॉलिसी है। तो और ये आपके इंडियन इकोनॉमी में भी आप इसको स्टडी करेंगे, बीएसटी में भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो बीएसटी में स्टडी करने का रीजन ये है कि ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम बीएसटी में स्टडी करेंगे। और इंडियन इकोनॉमी में इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, तो इसका होना तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ऐसे क्या क्या रीजन थे या ऐसी क्या कंडीशन थी हमारे देश की इकोनॉमी की कि हमें एक नई पॉलिसी की जरूरत पड़ी। और फिर हम देखेंगे कि इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था। बाद में देखेंगे ये पॉलिसी थी क्या एक्चुअली में। फिर हम स्टडी करेंगे कि इसके इफेक्ट क्या थे इकोनॉमी में, और इस तरह से पूरा हम इसको इवेल्युएट करने वाले हैं पॉलिसी को। हालांकि हम बहुत डिटेल में नहीं इसको स्टडी करेंगे, बहुत ही कंसर्न करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस 12th क्लास का भी उसी तरह है। बहुत डिटेल में हम इसको स्टडी नहीं करने वाले हैं। हम बस इससे स्टडी करके ये पता करने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में इसका क्या रोल रहा, किस तरह से ये इसने जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट किया हमारी इकोनॉमी के। तो आइए देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला पॉइंट है, एज पर द इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट गेव लीड रोल टू द पब्लिक सेक्टर। देखिए, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ने हमेशा क्या दिया, लीड रोल दिया। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, उसी को प्रायोरिटी हमेशा मिलती थी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जो इकोनॉमी को एक तरह से शेप देती हैं, बनाती हैं, उनमें प्रायोरिटी हमेशा पब्लिक सेक्टर को दिया गया। Whereas the private sector was broadly given the responsibility of developing consumer goods industries। वहीं आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया, इसको बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं किया जाता था। तो ये जो कंडीशन है, ये आजादी के बाद से, मतलब आफ्टर 1947 ये कंडीशन इकोनॉमी में बनी हुई थी। और 1947 के बाद और 1991 के पहले इस पीरियड में लगभग 3 से 4 इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, और सबका हाल लगभग एक जैसा ही था कि इसमें पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई और प्राइवेट सेक्टर को उतना ज्यादा इंकरेज नहीं किया गया। तो ये एक रीजन है जिसके कारण हमको एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ी। दूसरा कंडीशन हम देख सकते हैं, एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स ऑन द वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज। दूसरी देख तो इसने गवर्नमेंट ने सेकेंडरी जो कंडीशन है, जो सेकेंड पोजीशन दी इसने प्राइवेट सेक्टर को, उसके ऊपर क्या करा, रिस्ट्रिक्शन लगाया, बहुत सारे रेगुलेशंस लगाया, और प्राइवेट सेक्टर के वर्किंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया। तो ये एक और बात आती है कि एक तो प्रायोरिटी नहीं दी गई, इंकरेज नहीं किया गया, ऊपर से रिस्ट्रिक्शन लगाया, कंट्रोल किया गया। तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह से डिस्करेज किया गया प्राइवेट सेक्टर को। हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन और जब बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगाए जाते हैं तो इंडस्ट्री एक तरह से डिस्करेज हो रही है। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो ये है, इंडियाज एक्सपीरियंस विथ। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो दोनों पॉइंट हैं ये एक तरह से रीजन बन रहे हैं, और इंडिया का जो एक्सपीरियंस था इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को लेके, वो कैसा था, इंडियाज एक्सपीरियंस विथ इकोनॉमिक प्लानिंग हैज डिलीवर्ड मिक्स्ड रिजल्ट। तो एक तरह से मिक्स रिजल्ट आया। गवर्नमेंट से भी कभी गवर्नमेंट सेक्टर से प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, कभी प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो इस तरह से मिक्स रिजल्ट रहा। कोई एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी गवर्नमेंट को नहीं रहा।
तो ये जो है ये कुछ रीजंस और कुछ और रीजन है, आप देखते हैं इस आपके स्क्रीन में ये जो कुछ पॉइंट और हैं कि इसमें हम फिर से देख रहे हैं कि 1991 द इकोनॉमी फेस्ड। अब देखिए इमीडिएट रीजन भी होते हैं, कोई भी पॉलिसी बनने की इमीडिएट रीजन क्या हो सकते हैं भाई, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी पोजीशन दी और हमेशा पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट सेक्टर को इनकरेज किया, ये तो होता आया है 4 to 5 डिकेड से होता आ रहा था। लेकिन उस समय क्या हुआ देखिए, इन 1991 द इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुई, हाई गवर्नमेंट डिफिसिट एंड राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी जो थी वो बहुत सीरियस कंडीशन में थी। फॉरेन एक्सचेंज जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, तो उसमें क्राइसिस आया, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज आ गया और एक तरह से आप देखिए राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस, इन्फ्लेशन की कंडीशन आई, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया, जबकि बम्पर क्रॉप्स खेती अच्छी हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा चल रहा था, उसके बावजूद आप देखिए प्राइसेस कैसे इंक्रीज हुए और इकोनॉमी किस तरह से एकदम डिस्टर्ब और एकदम डिस्ट्रैक्टेड थी अपने ओरिजिनल पाथ से। तो ये देखिए इमीडिएट कॉज बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एज, अब इसके बाद क्या हुआ, एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991 फॉर टेकिंग द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इस तरह की कंडीशन थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनली डिसाइड किया कि हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है और फाइनली इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की अनाउंस की। कब अनाउंस की, जुलाई 1991 में। उसी साल पॉलिसी भी आई और उसी साल की पॉलिसी भी बोला जाता है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लाई गई पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं द मेन एम ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज टू क्रिएट मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना था इन द इकोनॉमी एंड टू रिमूव बैरियर्स ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। तो देखिए दो चीजें, दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, और भी ऑब्जेक्टिव थे लेकिन ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके आने के, कि एक तो इन्होंने इनको क्या जरूरत थी कि हमारा जो एक तरह से डोमेस्टिक मार्केट था वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं था। कॉम्पिटेटिव नहीं था क्योंकि पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन था पब्लिक सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज्यादा रेगुलेशन थी। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिसी लाने का एक मकसद ये भी था कि एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि आपस में कॉम्पिटिशन हो और क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो अच्छी हो, इंप्रूव हो। दूसरा क्या था, टू रिमूव बैरियर्स ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। जो बैरियर्स लगाए थे, जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे फर्म के एंट्री पे, ग्रोथ पे, एग्जिट पे, उसको भी क्या करना था, रिमूव करना था, कम रिमूव करना था, हटाना था। तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव था। और ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, इसमें ये सारी चीजें आप देखेंगे कि एक तरह से जो कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होगा और रिस्ट्रिक्शन किस तरह रिमूव होगी वो भी अभी आप देखेंगे आगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके आने के रीजन क्या थे, और फिर हम देखेंगे कि हमने ये भी देखा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आई वो, ये सारी चीजें हमने इसमें स्टडी की। अब नेक्स्ट उस पॉइंट हम देखते हैं और ये है रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, कि आखिर 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर क्या थे। तो आइए देखते हैं, ये टोटल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 6 पॉइंट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए मेन जो फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो है इसका, जो पहला फीचर है दैट इज डी लाइसेंसिंग, रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्री टू 6 अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम। देखिए डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि पहले मैक्सिमम जो एरिया होते थे वो गवर्नमेंट के थे। आपने पहले ही अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में उसको स्टडी किया कि मैक्सिमम जो एरिया था वो कौन उसको कंट्रोल कर रहा था, जो
इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री है, जो हैवी इंडस्ट्री है, जो मेन इंडस्ट्री इकोनॉमी की, उसको पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कर रहा था और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशन थे। अब क्या हुआ, नई इकोनॉमिक जो पॉलिसी आई है 1991 की, तो इसमें पहला पॉइंट इन्होंने दिया डी लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंस, जो कंपलसरी लाइसेंस की जरूरत होती थी उसको हटाया गया। रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज के नंबर कम कर दिए गए जिनमें कंपलसरी लाइसेंसिंग की जरूरत होती थी। तो अब जी ऐसी इंडस्ट्री जिनमें कंपलसरी लाइसेंस की जरूरत थी, उनका नंबर आ गया कितना, 6। सिर्फ 6 ऐसी इंडस्ट्री बची जिनमें कंपलसरी लाइसेंस की जरूरत थी। बाकी जो इंडस्ट्रीज है उनमें कंपलसरी लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं थी। तो एक तरह से ये देखिए कितना लिबरल गवर्नमेंट ने ये कर दिया सिस्टम को, बाई अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ डी लाइसेंसिंग। तो पहले जो लाइसेंसिंग की जरूरत थी, अब उसको रिड्यूस करके सिर्फ 6 ऐसी इंडस्ट्री रह गई जहां लाइसेंस की, कंपलसरी लाइसेंसिंग की जरूरत थी, बाकी में लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं थी। सेकेंड पॉइंट, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब देखिए पहले क्या था, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज किसके लिए लिमिटेड थी, पब्लिक सेक्टर के लिए थी, पब्लिक सेक्टर का ही कंट्रोल था मैक्सिमम इंडस्ट्रीज पे। लेकिन 1991 की जो पॉलिसी आई उसमें पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो लिमिटेड कर दिया गया। सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्रीज रह गई जिनमें पब्लिक सेक्टर को ही मतलब परमिशन था, अलाउड था, सिर्फ वही उसमें इंटर कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर इंटर नहीं कर सकता। तो पहले ऐसी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी, लेकिन बाद में 1991 की पॉलिसी आई, उसके बाद ऐसी इंडस्ट्रीज के नंबर्स रह गए, सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्री रह गई जो एक्सक्लूसिवली एक तरह से रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। इनमें आप देख सकते हैं जैसे रेलवे हो गया, एटॉमिक सेक्टर हो गया। तो ये इस तरह के जो कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बस उन्हीं को, ऐसी 4 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखा गया, बाकी में प्राइवेट सेक्टर आ सकता था। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट का, डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरीड आउट इन केस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट को लाया गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब एक तरह से ये हुआ कि जो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, जो गवर्नमेंट कंपनी थी, उनको क्या किया जाने लगा, उनको सेल किया जाने लगा। तो उनके शेयर्स प्राइवेट जो कंपनी थी उनको सेल किया जाने लगा, क्योंकि वो कई ऐसी कंपनी थी जो लॉस में थी, प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही थी, तो इसलिए उनको बेचा जाने लगा। तो इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी थी उनको एक तरह से धीरे धीरे कम किया जाने लगा। और अभी इसमें इस पॉइंट में आप एक चीज और देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को भी इनहेंस किया गया, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में वो जो गवर्नमेंट कंपनी थी वो किसको सेल की जा रही थी, प्राइवेट सेक्टर को की जा रही थी। तो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इंपावर किया जा रहा है बाई अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट है, पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड एंड इन मेनी सेक्टर्स 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड, लिबरल की गई पॉलिसी। इसके पहले की पॉलिसी लिबरल नहीं थी, लेकिन अभी क्या हुआ, पॉलिसी लिबरल की गई। और जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो पहले आप देखें 49% या उससे भी कम अलाउड था, लेकिन 1991 की पॉलिसी आने के बाद ये 49% से ज्यादा हुआ, और कई ऐसे सेक्टर भी हुए जिनमें 100% तक एफडीआई अलाउ की गई। तो इससे क्या होगा, इससे एक तरह से फॉरेन से पैसा आएगा, इनकम आएगी, कैपिटल आएगी हमारे देश में, उसको इनकरेज किया गया कि बाहर की कंपनी हमारे देश में आए, इन्वेस्ट करें। तो ये फोर्थ पॉइंट है, पॉलिसी टुवर्ड्स foreign capital was liberalized and in many sectors 100% foreign direct investment was allowed. Next point है, this is about automatic, fifth point है, automatic permission was granted for signing technology agreement with foreign companies. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एक तरह से आप देखिए ग्लोबलाइजेशन को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पॉइंट में ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनी। पहले क्या होता था, अगर किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोई डोमेस्टिक कंपनी है, उसको कोई एग्रीमेंट साइन करना है, कोई दोनों के बीच में कुछ भी एक तरह से एग्रीमेंट होना है, कुछ
कमिटमेंट होना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत उसमें प्रोसेस होती थी, बहुत ज्यादा डिले होता था वर्क। लेकिन इसमें एक तरह से फास्ट वर्क होने लगा। ऑटोमेटिक परमिशन जो थी वो दी जाने लगी, किसके लिए? अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट कोई डोमेस्टिक कंपनी करना चाहती है किसी फॉरेन कंपनी के साथ। तो ये भी आप देखिए किस तरह से एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है और एक तरह से ग्लोबलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फॉरेन की कंपनी को अगर किसी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में इससे आ सकती है और हमारे देश में डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये फिफ्थ जो फीचर है इकोनॉमिक पॉलिसी का है। सिक्स्थ एंड लास्ट फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। देखिए इसके पहले ये नहीं था। अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसको FIPB भी कहते हैं, was set up to promote and channelize foreign investment in India। तो एक तो आप देखिए हमने इसके पहले स्टडी कर लिया कि भाई डी लाइसेंसिंग किया गया, लाइसेंस की जरूरत को कम किया गया, कम ऐसे सेक्टर थे जहां लाइसेंस की जरूरत थी, डी लाइसेंसिंग अपनाया गया। दूसरा क्या था कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर का एक जो एक्सक्लूसिव राइट था वो सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज के लिए बचा, बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर जा सकता था। डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही या परफॉर्म नहीं कर रही उनको सेल किया जाने लगा टू प्राइवेट सेक्टर। दूसरा क्या हुआ भाई, इसके बाद क्या हुआ, पब्लिक पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड। FDI को बढ़ावा दिया गया। फॉरेन से अगर कैपिटल आती है, FDI आता है तो उसको उसकी लिमिट को इंक्रीज किया गया। फिफ्थ है ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंपनी। अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट करना चाहता है फॉरेन कंपनी तो उसको ऑटोमेटिक परमिशन दिया गया। और सिक्स और लास्ट जो इसका फीचर है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की, इसको बनाया गया। किस लिए बनाया गया? ताकि ये क्या करे, प्रमोट कर सके और चैनलाइज कर सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इसको प्रमोट भी करे और चैनलाइज करे प्रॉपर, अगर उसमें कुछ इश्यू है तो उसको भी हैंडल करने के लिए प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। तो ये देखिए ये है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। तो 1991 की पॉलिसी में बहुत कुछ हमने क्यों आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, बट दिस इज एक्चुअली द पॉलिसी ऑफ 1991। ये उसके फीचर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 6 के 6 पॉइंट आपको पता होने चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बनता है तो आप ये पॉलिसी को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। इसके बाद आते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें क्या क्या चीजें थी। तो आप देखिए द मेन स्ट्रेटजी, इसको हम ये भी कह सकते हैं, उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या कितने टाइप से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, या द मेन फीचर्स या द मेन स्ट्रेटजीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, LPG पॉलिसी भी कहते हैं। LPG का L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। LPG पॉलिसी भी इसको कहते हैं। तो इसको जो 1991 की पॉलिसी है इसके फीचर में भी आपने देखा होगा कि किस तरह इसमें ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल हो रही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस पॉलिसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला है लिबरलाइजेशन। पहला काम क्या किया इस पॉलिसी ने, लिबरलाइजेशन को लेके आई, सिस्टम जो है लिबरल होगा। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, देखिए आप, लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। तो जो 1991 के पहले जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी आप देखिए उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर पे। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ही हुआ कि क्या करना है, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। देखिए नेसेसरी जो कंट्रोल है वो तो रहेगा, लेकिन अननेसेसरी जो कंट्रोल है और रिस्ट्रिक्शन है बिजनेस पे उसको रिमूव किया गया। तो ये लिबरलाइजेशन के अंडर में पहला जो स्टेप है गवर्नमेंट ने लिया। दूसरा, द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट वर इंट्रोड्यूस्ड aimed at liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary control and restrictions। तो एक तरह से जो अननेसेसरी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन था इंडियन इकोनॉमी में बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उसको हटाया गया। इससे क्या हुआ, इट रिलैक्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस
which restricted the growth of the private sector and also allowed the private sector to take part in the economic activities that were exclusively reserved for the government sector. देखिए इस पॉइंट को हमने पहले भी स्टडी किया था कि जो सेक्टर एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे उनको क्या किया गया, उनको ऐसे सेक्टर्स को कम किया गया और अब ऐसे सेक्टर थे उन सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पॉलिसी को लिबरल बनाया और प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इंकरेज किया। तो लिबरलाइजेशन के अंडर में हम ये 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं कि किस तरह गवर्नमेंट ने जो अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन था उसको कम किया और क्या किया, अपने रूल्स और रेगुलेशन को रिलैक्स किया और प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे, एक इंकरेजमेंट दिया। तो इनकी पॉलिसी में ये लिबरलाइजेशन के अंडर में ये पॉइंट है। अब देखते हैं, अगर हम कहें कि कोई भी कंट्री जो है वो लिबरल है तो आप उसको कैसे, कब लिबरल कहेंगे? देखिए, तो लिबरलाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये आप देखिए, आपके स्क्रीन में ये कुछ पॉइंट्स हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू, कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, वो लिबरल हुई? तो गवर्नमेंट ने ये देखिए आपने स्टेप लिए। पहला स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। जैसे कि हमने पहले भी इसके फीचर में पढ़ा था 1991 की पॉलिसी में कि गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस रिक्वायरमेंट को कम कर दिया। ऐसे बहुत कम इंडस्ट्री बची जहां पे लाइसेंसिंग की जरूरत थी। तो पहला काम तो देखिए लिबरल हुआ, लिबरलाइजेशन आया, तो पहला काम तो ये किया गवर्नमेंट ने कि लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को बहुत लिमिटेड कर दिया। दूसरा काम गवर्नमेंट ने किया, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑन कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। पहले क्या होता था कि कितना किस स्केल पे आप बिजनेस करोगे, इसमें बहुत परमिशन रहता था, रेगुलेशन रहता था, कंट्रोल रहता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया कि ये स्केल ऑफ बिजनेस आप डिसाइड करिए, आपको कम करना है, ज्यादा करना है, इस पे भी गवर्नमेंट ने अपना रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। थर्ड पॉइंट है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं तो उनके रिस्ट्रिक्शन को भी कम किया गया। तो ये एक, इससे क्या हुआ, इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हुआ, एक स्टेट से एक एरिया से दूसरे एरिया गुड्स और सर्विसेज जा सकते हैं। तो ये एक जो हुआ थर्ड पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ है फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होता है, गवर्नमेंट पहले आप देखिए जब गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा हावी था, ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी गवर्नमेंट सेक्टर को, तो क्या होता था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइस जो फिक्स करता था गुड्स और सर्विसेज के, उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन अभी उसको क्या किया गया, फ्रीडम दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि अगर प्राइवेट सेक्टर को हमको ग्रो करना है, उसको इंक्रीज करना है, इंकरेज करना है, तो हमें उसको कुछ फ्रीडम देना पड़ेगा। और वो जब सर्वाइव कर पाएगा, जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा कुछ पाएगा, तभी तो वो सरवाइव कर सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने समझा कि अभी जरूरत है कि हम उनको फ्रीडम दें फॉर फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, और एक स्टेप लिया, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। ठीक है, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए, या अदर जो भी कंपनी आती हैं, अगर बाहर से भी आती हैं, तो रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, टैक्स रेट को कम किया गया और अननेसेसरी जो कंट्रोल है उसको हटाया गया इकोनॉमी से। देखिए ये चीजें आप बार बार देख रहे हैं, अननेसेसरी कंट्रोल, अननेसेसरी कंट्रोल, मतलब ये 1991 की पॉलिसी में इनको रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी कंट्रोल हमने लगाया है, उस कारण से प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर को हमने कुछ ज्यादा ही एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। उसके कारण क्या हो रहा है, उनका जो क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज थी वो उतनी अच्छी, उतनी कॉम्पिटेटिव नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने जरूरत महसूस की कि अननेसेसरी कंट्रोल को इकोनॉमी से हटाना है, टैक्स को कम करना है, फ्रीडम देना है प्राइवेट सेक्टर को, चाहे वो प्राइस और गुड्स और सर्विस का प्राइस डिसाइड करने की बात हो, या मोमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, या उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात हो, और चाहे लाइसेंसिंग की बात हो। सब में क्या किया गवर्नमेंट ने, सबको रिड्यूस किया, सारे रूल्स रेगुलेशन को, कंट्रोल को कम किया गया, क्योंकि जरूरी है, अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो अननेसेसरी कंट्रोल को हटाना ही पड़ता है। और 6 पॉइंट है सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पहले प्रोसीजर थी उसमें गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसको बहुत सारी स्टेजेस थी और पेपर वर्क था, उसको कम किया गया और इजी बनाया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को। तो ये देखिए, ये हुआ इसका 6 पॉइंट।
7th पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज लिबरल प्रोसेस टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी। तो लिबरल प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिबरल प्रोसीजर अपनाएगी। लिबरल मतलब उन पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं लगाएगी, अगर कोई आना चाहता है तो उसको इजी टर्म्स और कंडीशन में वो आने दिया जाने लगा, और जो कंट्रोल था नेसेसरी, जो रिस्ट्रिक्शन थी, उसको हटाया गया। तभी तो बाहर की कंपनी हमारे देश में आएगी, एमएनसी आएंगी, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगी। गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि अगर नई टेक्नोलॉजी लेके आना है, एमएनसीज को लेके आना है, तो हमें अपनी पॉलिसी को लिबरल करना होगा, और गवर्नमेंट ने वही किया भी। सेकंड जो है, इसकी कैटेगरी या इसका क्लासिफिकेशन जो हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी कर रहे हैं, पहला तो हुआ एल फॉर लिबरलाइजेशन। अब एलपीजी मैंने कहा था, एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, तो एल फॉर लिबरलाइजेशन हुआ। अब आते हैं पी, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए, पहला तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पॉलिसी को लिबरल बनाया, लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया, रूल्स रेगुलेशन अननेसेसरी जो थे उनको रिमूव किया, हटाए, और फ्रीडम दिया इकोनॉमी को, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी तक, आजादी से लेके अभी तक 1991 तक गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। गवर्नमेंट ने एक तरह से इसको रोक के रखा, बहुत कंट्रोल में रखा। लेकिन अब गवर्नमेंट को महसूस हुआ, गवर्नमेंट ने एनालाइज किया, एनालिसिस किया, और ये पाया कि गवर्नमेंट सेक्टर अकेले पूरे देश को नहीं चला सकता, हमें प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत है। और अगर देश को, अगर इस कंट्री को डेवलप करना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है। हमें, हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है उससे उसको आजाद कर दें और उसको ग्रो करने दें। तो देखिए, वही हुआ प्राइवेटाइजेशन में। देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेटाइजेशन में, एक है डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा हुआ रिवाइवल ऑफ सिख पीएसयूज। तो इसमें आते हैं, पहले इस पॉइंट को हम स्टडी कर लेते हैं। The new set of economic reforms aimed at giving greater role to the private sector in the nation building process and a reduced role to the public sector। देखिए, ये बात तो अच्छी है कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया, लेकिन साथ में जो गवर्नमेंट सेक्टर का रोल है उसको रिड्यूस किया गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा उनको फ्रीडम और पावर दिया जा चुका था। तो अभी उनको एक तरह से उनका रोल रिड्यूस होने लगा था, और प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया गवर्नमेंट ने। देखिए, ये पॉलिसी कितना मतलब डिफरेंट है पहले की पॉलिसी से, कि पहले की पॉलिसी में, चाहे आप 1947 से लेके 1991 तक की बात कर लीजिए, ये 4-5 डिकेड्स जो हुए, तो इनमें आप देखिए पब्लिक सेक्टर को हमेशा इनकरेज किया गया, बढ़ावा दिया गया, उसके रोल को बढ़ाया गया, प्राइवेट सेक्टर को कभी नहीं किया गया था। लेकिन पहली बार है जब प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है और पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया जा रहा है। फॉर प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट इनिशिएटेड द फॉलोइंग मेजर्स। अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट ने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया? एक तो अननेसेसरी जो रेगुलेशन से कंट्रोल था उसको कम किया, उनको फ्रीडम दिया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने किया कि ये है पॉलिसी डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर डिस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, if private sector requires more than 51% shares, it would result in transfer of ownership and management of PSU to the private sector। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हमने पहले भी स्टडी किया कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी को, एक तरह से कंपनीज को सेल करना होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कई बुक्स में डाइवेस्टमेंट भी बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो इनका मतलब लगभग सिमिलर ही है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि कंपनी को बेचना, उसका पार्ट सेल करना, या टोटल पूरी कंपनी को बेच देना। तो डिसइन्वेस्टमेंट के अंडर में गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, पीएसयूज हैं, उनको क्या किया, उनको सेल करना शुरू किया। ये प्राइवेट सेक्टर रिक्वायर, और अगर प्राइवेट सेक्टर 51% से ज्यादा शेयर, या 51% से ज्यादा हाँ शेयर उसके पास आ जाता है, तो वो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थे वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो जाएगी, ओनरशिप विल गो टू प्राइवेट सेक्टर। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है, ये पहला मेजर है, ये पहला स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या इनकरेज करने के लिए। दूसरा काम पब्लिक सेक्टर के लिए, देखिए और क्या किया। पब्लिक सेक्टर तो देखिए बहुत खराब परफॉर्म कर रहा था, बहुत लॉस में चल रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने रिवाइवल ऑफ सिक पीएसयूज, कि जो सिक पीएसयूज हैं, जो खराब परफॉर्म कर रही पब्लिक सेक्टर कंपनी, उनके रिवाइवल के लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन
BIFR was set up to revive sick PSUs। तो जो सिक PSUs थी उनको रिफर किया गया इस बोर्ड के पास, BIFR जो बोर्ड है, तो इसके पास उसको रिफर किया गया। और क्या हुआ, जो सिक यूनिट थी उनको रिवाइव किया गया। अगर रिवाइव हो सकती तो ठीक है, और अगर रिवाइव नहीं हो पा रही थी तो फिर उनको डिस इन्वेस्टमेंट उनका किया जाने लगा, उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल किया जाने लगा। तो फिर उनको अगर 51% से ज्यादा शेयर चला जाता है प्राइवेट सेक्टर के पास, तो फिर ओनरशिप भी किसके पास होगी, प्राइवेट सेक्टर के पास होगी। तो प्राइवेटाइजेशन देखिए दो तरह से इंकरेज हो रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट ने ये दो स्टेप लिए इसके लिए, डिसइन्वेस्टमेंट किया पब्लिक सेक्टर का, और दूसरा रिवाइवल ऑफ सिक PSUs किया। इसके लिए क्या किया, द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वाज सेट अप टू रिवाइव सिक PSUs। तो जो सिक PSUs थी उसको इस बोर्ड को रिफर किया गया। अगर वो परफॉर्म करती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उनको क्या किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट उनका किया जाएगा। तो ये जो है, इससे प्राइवेट सेक्टर इनकरेज हुआ और उसको बढ़ावा मिला, तो इसको हम प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन। अब आते हैं हमारी पॉलिसी, मैंने LPG कहा था, अब L और P तो हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन होगा। अब आया ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है, अगर सिंपल वर्ड में बात करें, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है द होल वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया गांव बन जाती है। तो अभी आप कहेंगे कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, हम शहर बनाना चाह रहे हैं और सरकार ने गांव बना दिया पूरी दुनिया को या पूरे देश को। तो देखिए इसको ग्लोबलाइजेशन को हम विलेज से कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, विलेज में देखिए एक खासियत होती है, विलेज में आप देखिए हर इंसान को सबके बारे में सब कुछ पता होता है, कनेक्टिविटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। ग्लोबलाइजेशन में भी वैसा ही होता है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से बिजनेस कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, एक दूसरे के में आप देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूव हो रहे हैं। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन एक कनेक्टिविटी लाता है। तो गवर्नमेंट ने भी वही किया, ग्लोबलाइजेशन की अपना इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। और आप देखिए जो पहला पॉइंट है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज, इसका मतलब देखिए ग्लोबलाइजेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमरजेंस ऑफ अ कोहेसिव और वेल इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी। तो वेल इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड जो होती हैं, तो ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी बनाना जिसमें सारी दुनिया या सारी जो इकोनॉमीज है वर्ल्ड की वो आपस में इंटीग्रेटेड, वेल इंटीग्रेटेड है या कनेक्टेड है, तो उसको हम कहेंगे ग्लोबलाइज्ड सिस्टम। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमरजेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। तो सारी इकोनॉमी एक साथ मिलके रहें, एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, इंटरकनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट भी रहती हैं इसमें एक दूसरे पे। तो एक दूसरे से जो कनेक्शन होता है, एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी होती है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ये आप देखिए गवर्नमेंट ने इसको भी बढ़ावा दिया कि हम इंडिया में अभी तक क्या कर रहे थे, हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को कंट्रोल करके प्रोटेक्ट करके बैठे हुए थे। लेकिन हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को कंट्रोल करने से हमारी इकोनॉमी आगे नहीं जा सकती, तो हमने ग्लोबलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दिया। तो उसके बाद आप देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग, अभी हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें, इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या जरूरत है कि आप जो बैरियर्स लगाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कैपिटल मूवमेंट के लिए, उनको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए या रिमूव किया जाए, या तो हटा दिया जाए या उनको कम किया जाए, ताकि जब अगर एक देश से दूसरे देश में ट्रेड हो रहा है, ये कैपिटल मूवमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे। तो ये दूसरा पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का, इस ग्लोबलाइजेशन में ये भी होता है। तीसरी चीज देखिए, टिल 1991 द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इंपोर्ट्स थ्रू लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। देखिए ये पॉइंट भी है, और इसीलिए हमको ग्लोबलाइजेशन की जरूरत भी पड़ रही है। देखिए कि कुछ तो ऐसा था जो नहीं था, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन अगर हम अभी इंक्रीज कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, मतलब पहले नहीं था उस तरह की कंडीशन। देखिए इन 1991 तक क्या था कंडीशन कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया, कंट्रोल किया। किस तरह कंट्रोल किया, एक तो था लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, लाइसेंसिंग और टैरिफ रिस्ट्रिक्शन। एक तो लाइसेंस होना चाहिए इंपोर्ट के लिए,
टैरिफ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, टैक्स का रिस्ट्रिक्शन था, टैक्सेशन के थ्रू कंट्रोल किया, और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी लगाया कि एक लिमिट तक ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो क्वांटिटी के बेस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया, टैक्स के बेस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया, और लाइसेंस भी, कई चीजों के लिए जरूरी लाइसेंस की जरूरत होती थी, अगर किसी के पास नहीं है तो इंपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली उसको रेगुलेट किया था टिल 1991। लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, अब गवर्नमेंट ने वो सारे रिस्ट्रिक्शन हटाए। तो ये हुआ ग्लोबलाइजेशन का एक रिजल्ट कह सकते हैं, या स्टेप हुआ। अब इंडियन इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है। However, the new economic policy aimed to liberalize foreign trade through import liberalization and export promotion, so that the countries that now remain isolated from the rest of the world. देखिए, however, the new economic policy aimed to liberalize foreign trade. इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या किया, इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी ने, देखिए ये तो होता है लिबरलाइजेशन, 2 पॉइंट में हमने पढ़ा। फिर 1991 तक कैसे चलती थी इकोनॉमी हमारे देश की, हमने इसमें इस पॉइंट में वो पढ़ा। जो 4th पॉइंट हमारा है उसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, नई इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन को, फॉरेन ट्रेड के लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया। ये इसको बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके और हमारा देश जो है वो दुनिया से अलग थलग होके ना रह जाए। इसलिए हमको ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि ये बात भी सच है कि कोई भी देश आज अकेले अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और अगर वो एक कंट्री रिस्ट्रिक्शन लगाएगी दूसरे पे, तो दूसरी कंट्री भी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी हमारी कंट्री पे, और उससे जो एक तरह से हेल्दी ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमी की, वो नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, देखिए ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द different nations of global economy. With globalization, business enterprise can easily move customers in distant geographical market. तो आप देखिए ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि जो इकोनॉमी है उनका इंटरेक्शन हुआ, आपस में इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ा, और इकोनॉमी एक जगह से दूसरी जगह जो कंपनी से जा सकती थी, कस्टमर जो है वो अगर डिस्टेंट ज्योग्राफिकल मतलब दूर भी कहीं है तो भी उससे बिजनेस कंपनी ले सकती है। मतलब अगर कोई कंपनी इंडिया में है और उसका कस्टमर बाहर फॉरेन किसी कंट्री में है, तो उसको भी वो क्या कर सकता है, अपनी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करा सकता है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। तो आप देखिए ग्लोबलाइजेशन से बिजनेस एक्सपेंशन की जो एक तरह से अपॉर्चुनिटी आई, वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा ग्लोबलाइजेशन का। हमारे देश की कंपनी भी बाहर, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और बाहर की जो कंपनी उनके लिए हमारे देश में अपॉर्चुनिटी है। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा रिजल्ट हुआ। अब देखते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी को ग्लोबल कहना है तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, तब हम कहेंगे हाँ भाई ये इकोनॉमी ग्लोबल है, ये इसमें ग्लोबलाइजेशन है। A truly global economy implies a boundaryless world where there is, अब देखिए ये पॉइंट है इसमें क्या क्या होना चाहिए उनमें, अगर हम उसको एक ग्लोबल या ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आप देखिए, तो पहला चीज तो उसमें क्या होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। मतलब एक देश से दूसरे देश में क्या होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस। जो भी गुड्स बनाते हैं, अगर कोई सर्विस है, तो एक देश से दूसरे देश को आसानी से ट्रेवल करनी चाहिए। बी है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन, एक देश से दूसरे देश में कैपिटल का भी फ्री मूवमेंट होना चाहिए। देखिए सबको फ्री फ्लो होना चाहिए, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, अ कॉमन, नेक्स्ट पॉइंट है, अ कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ तो सब चीज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर कोई जाए तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, या लगभग रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्री मूवमेंट होना चाहिए। और अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके सेटलमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म, कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको बाकी देश भी एक्सेप्ट कर सकें।
तो इस तरह का एक कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि डिस्प्यूट को भी सेटल किया जा सके। इसके अलावा आप देखिए, अ ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव होना चाहिए। गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोचना है, ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेके जो गवर्नमेंट है उसको चलना चाहिए। नेक्स्ट अब आते हैं, देखिए इतनी सारी चीजें हमने स्टडी कर ली, देखते हैं फाइनली इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए उनका बिजनेस पे इंपैक्ट क्या पड़ा। तो आप देखिए, पहला इंपैक्ट क्या पड़ा कि इंक्रीजिंग कंपटीशन, इससे कंपटीशन इंक्रीज हुआ। चेंजेस इन द रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स इंक्रीज मार्केट कंपटीशन इन इंडिया। तो ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तब गुड्स और सर्विसेज की ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस होती है और कस्टमर को इसमें प्रॉफिट होता है। और अल्टीमेटली जब आप कंपटीशन इंक्रीज होगा, अगर कोई एमएनसी आती है इंडिया में और इंडियन कंपनी उसे कम्पीट कर पाती है, तो एक तरह से उसके लिए अपॉर्चुनिटी ग्लोबल मार्केट में भी फिर है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। इसलिए कंपटीशन इंक्रीज होना एक तरह से क्या होता है, इकोनॉमी और उस देश की इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है। कंपटीशन भी एक अच्छी चीज। सेकंड पॉइंट है मोर डिमांडिंग कस्टमर। इससे क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो जैसा हमने अभी बात की, उससे क्या हुआ, कस्टमर ज्यादा डिमांडिंग हो गया। कस्टमर को पता है कि उसके पास अब ज्यादा चॉइस आ गई है, ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो कस्टमर जो है वो ज्यादा डिमांडिंग हो गया। इसका ये एक इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो क्या हुआ, इंक्रीज कंपटीशन फोर्सेस द फर्म टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। तो ये भी एक देखिए चीज हुआ कि इसके कारण जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो रैपिडली होने लगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज पहले भी होता था लेकिन अब रैपिड होने लगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। हर प्रोड्यूसर को, हर मैन्युफैक्चरर को, हर बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर आगे चलना है, ग्रो करना है, तो उसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो डायनेमिक होती है, बहुत तेजी से चेंज होती है। तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी एक इसका इम्पैक्ट आया। इसके अलावा आप देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है necessity for change. After 1991, the market forces have become turbulent, a result of which the enterprise have to continuously modify their operations. Necessity for change. 1991 के पहले तक क्या था कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड करके रखा था डोमेस्टिक मार्केट को, लेकिन 1991 के बाद जैसे ही एलपीजी की पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो चेंज जो है वो जरूरत बन गई। क्योंकि अगर मार्केट में रहना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो नेसेसिटी फॉर चेंज आ गई। पहले चेंज बहुत कम होता था लेकिन अभी चेंज जरूरी हो गया टू सर्वाइव इन द मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला इसका इंपैक्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी का, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब एक नीड और महसूस होने लगी कि अगर हमको सरवाइव करना है, कॉम्पीट करना है, तो हमको क्या है, नई मार्केट के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी के लिए हमको बेटर और ज्यादा कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स की भी जरूरत है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना भी एक इसका इम्पैक्ट आया। 1991 के बाद से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी वर्क किया जाने लगा। सेकेंड है मार्केट ओरिएंटेशन। जो कंपनीज थी इसके पहले कैसी थी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी, वो प्रोडक्ट बनाती थी और सेल करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो कंपनीज का अप्रोच पर्सपेक्टिव कैसा हो गया, मार्केट ओरिएंटेड हो गया। मतलब वो मार्केट को देख के प्रोडक्ट बनाती थी, मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने लगी। तो कंपटीशन, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया। अब जो शिफ्ट है वो कहां हो गया, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच हो गया। पहले प्रोडक्शन अप्रोच था, अभी मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच हो गया। और सेवंथ पॉइंट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब ये देखिए, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था तो पहले सबसे ज्यादा था, अब इसको रिड्यूस भी किया गया और साथ में जो सपोर्ट इसको दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से वो भी कम कर दिया गया। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर हैड डिक्लाइंड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। Thus, in order to survive, the public sector has to be more efficient and generate their resources and profits. खुद से रिसोर्स और प्रॉफिट अब पब्लिक सेक्टर को जनरेट करना था, और अगर नहीं कर पा रही थी तो उसको क्या कर रहे थे, उसको डिसइन्वेस्टमेंट उसका कर दे रहे थे, उसको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दे रहे थे। तो गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर था उसको जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो हट गया, और अब जो परफॉर्म करेगा, सरवाइव करेगा, इस कंडीशन पे सबको लाके रखा गया और इसी से इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हो जाती है।
तो ये देखिए किस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 ये कंप्लीट होती है, और इसी के साथ आपका थर्ड चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट होता है, विच इज मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। और अब आप क्या करेंगे, इसको स्टडी करिए, वीडियो देखिए और बैक एक्सरसाइज जो है उसको भी अच्छे से कंप्लीट करिए। थैंक यू।